नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 22 और 23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ वो काफी चर्चाओं में रहा। कई चीजें वहां से निकलकर ऐसी सामने आई जो दुनिया में तहलका मचाने वाली हैं। पहली तस्वीर तो यही आई कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और इसका सारा श्रेय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान एक बात चल रही थी डी डॉलराइजेशन की। कहा जा रहा था कि डी डॉलराइजेशन किया जाएगा। दुनिया में जो 90% व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, सबसे ज्यादा जो तेल है वो सिर्फ डॉलर में ही खरीदा जाता है, उसका कहीं ना कहीं कोई हल निकालना होगा। ब्रिक्स देशों को अपनी एक करेंसी बनानी होगी। जो 5 ब्रिक्स के देश थे वो अब 5 नहीं रहे, ब्रिक्स प्लस हो चुके हैं। 25 और देशों को यहां न्योता भेजा गया था और वो आए भी हैं। अमेरिका को साइडलाइन करके आए। जो लोग अमेरिका से तंग हैं, परेशान हैं, वो लोग यहां आए हैं। जो लोग यहां शामिल थे, ब्रिक्स में जो शामिल थे, वो दुनिया का 40% पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं, 30% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात आप जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक बनाया, अपना ज्यादातर पैसा वहां इन्वेस्ट किया, अपने दोस्तों का पैसा इन्वेस्ट किया, और उसके बाद आपका आईएमएफ बनाया। दोनों काम अलग अलग करती हैं, लेकिन दुनिया में पैसा बांटकर अपना प्रभुत्व कायम करती हैं। और इसी तरीके से अब ब्रिक्स देश भी अपना एक बैंक बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा होगा कॉन्टिजेंट रिजर्व बैंक। ये 2 बैंक ये भी बनाने की बात करें। इसकी शुरुआत भी की गई है। 20-20 बिलियन डॉलर 5 देशों ने इसमें डाले भी हैं और दुनिया में उन्हें उनका निवेश भी शुरू किया है। तो आज बात करेंगे ब्रिक्स करेंसी की, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी लाने की बात चल रही है डॉलर के ऊपर। जो डॉलर का प्रभुत्व है दुनिया में, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए ब्रिक्स करेंसी लाने की ये देश बात कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिक्स करेंसी लाने की जिस तरीके से ये देश बात कर रहे हैं, सारे बड़े देश हैं और उभरती हुई ताकतें हैं, दुनिया में उभरती हुई ताकतें हैं, जिससे कि इन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता। तो ब्रिक्स करेंसी अगर ये देश लेकर आते हैं और आपस में अगर इसी करेंसी में व्यापार करते हैं, तब अमेरिकी डॉलर को कितना घाटा है? देखिए, सबसे पहले बात समझिए कि भूमिका क्या है जी। ये दुनिया में जो ऑर्डर आप बोलते हैं ना कि कौन शक्तिशाली होगा, कौन कमजोर है, कौन क्या है, ये सब कुछ तय होता है फाइनेंशियल पावर से। कि जिसके पास जितना फाइनेंशियल माइट है वो उतना बड़ा शक्तिशाली मुल्क है। ये बात समझिए। अब फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या, कि जिस देश के फाइनेंस को पूरी दुनिया फॉलो करती है। जैसे अमेरिका में कुछ भी हुआ, मान लिया मार्केट क्रैश किया, तो पूरी दुनिया पे अगर असर हो रहा है। अमेरिका का अगर डॉलर को पूरी दुनिया इस्तेमाल करी है, इसका मतलब कि अमेरिका इज सुपर पावर, क्योंकि उसको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ये सब बात आनी शुरू हो गई, तो एक थिंकिंग ये भी थी कि हम अमेरिका के डॉलर में क्यों व्यापार करें, बाकी दुनिया क्यों करे, ये है ना। तो उसमें जो भी राइजिंग फाइनेंशियल पावर्स थे, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, जापान हो, या जो भी इस तरह के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका का यूएस डॉलर नहीं होना चाहिए, एक दुनिया का ऐसा करेंसी होना चाहिए जिसको अमेरिका भी फॉलो करे और बाकी देश भी फॉलो करे। पर अमेरिका क्यों ये तैयार होगा? अगर उसके पैसे से सारी दुनिया का व्यापार चल रहा है, तो वो ऐसा क्यों तैयार होगा कि जो है दूसरे देश उसके करेंसी को छोड़कर एक इंटरनेशनल करेंसी का इस्तेमाल करें। तो जब ब्रिक्स बनाया जा रहा था, जब एक था कि हम लोग जो राइजिंग फाइनेंशियल पावर्स हैं वो एक मंच पे आए, तो उसमें शुरू से इस बात की चर्चा थी कि यूएस डॉलर का विकल्प क्या। तो शुरुआत में चर्चा हुई, बोले गोल्ड हो सकता है विकल्प, कि पूरी दुनिया गोल्ड में ट्रेड करना शुरू करे, किसी एक देश की करेंसी में क्यों करेंगे। और गोल्ड तो हर किसी के पास है, और वैसे भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें एक पैमाना ये भी है कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। हाँ। पर वो जब देखा गया तो पता चला कि नहीं, इससे क्या हुआ कि जितना गोल्ड रिजर्व वो भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही ज्यादा है, वो बेचारे जो पिछड़े देश हैं वो फिर से मार खा जाएंगे। क्योंकि जब गोल्ड में कारोबार होगा तो ऑलरेडी कारोबार है, तो बोला कि गोल्ड हो नहीं सकता, अमेरिकन डॉलर हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए। तो तीसरा विकल्प ये था कि एक काम करते हैं, सारे देश मिलकर एक दुनिया का एक बैंक बनाते हैं
और वो बैंक की जो करेंसी है उसमें पूरी दुनिया का व्यापार चलेगा। एक थिंकिंग ये भी आई थी। तो फिर एक और उसमें तर्क दिया गया कि हर देश ने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की है, जैसे चाइना हो या फिर जापान का येन हो, ये सब। अब इतनी मेहनत के बाद वो अचानक नई करेंसी में कारोबार करना शुरू कर देंगे, जिसका पता चला कि मान लिया कि 25 देश है यहाँ, और इन्होंने शुरुआत कर दी एक करेंसी जिसका नाम दिया कि ब्रिक्स करेंसी है। तो अब पता चलेगा कि ब्रिक्स करेंसी में जापान की भी मुद्रा का वही वैल्यू है जो कि इथोपिया के मुद्रा का है। तो फिर जापान के लोग इतना मेहनत करके क्यों इतना अपने करेंसी को स्ट्रांग किया? तो ये भी एक तर्क था। तो फिलहाल ये कहा गया है कि जो देश अगर जो कंफर्टेबल हैं जिसके साथ व्यापार करने में, तो वो तो एक कॉमन करेंसी के जरिए कर सकते हैं। जैसे स्विफ्ट योजना लेके आया भारत जी, कि चाहे हम चाइना में जाएं या रशिया में जाएं तो फटाक से आपका यूपीआई चल जाता है वहां पे। अभी चाइना में नहीं चला, लेकिन रशिया में ने समझौता किया है, दुनिया के कई देश कर रहे हैं। ठीक है, आपने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया ना, कि मान लिया कि आप गए हैं थाईलैंड घूमने, सपोज अभिषेक मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया कि आप थाईलैंड घूमने गए हैं और वहां पे आपका यूपीआई चल रहा है, वहां उनके डॉलर में मान लिया कि $3 का आपका बिल बना, आपने जोड़ जाड़ के अपने करेंसी में ट्रांसफर कर दिया, पर वो वहां देख लिया कि आ गया तो अपना कन्वर्ट कर सकते हैं वहां। तो ये जगह है, मतलब कि दुनिया में कैसे सुगम किया जाए व्यापार को। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में कहा कि जो यूपीआई हमारे पास है वो हम सभी ब्रिक्स देशों को देने के लिए तैयार है। नहीं, ये सब चर्चाएं हैं। देखिए, अभी फाइनल कंक्लूजन पे कुछ नहीं पहुंचा है। जब भी ब्रिक्स की मीटिंग होती है तो ये कहा जाता है कि यूएस डॉलर का विकल्प हमें बहुत तेजी से तलाशना होगा, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो अंत में फायदा तो अमेरिका पे पहुंचता है। पंकज जी, अगर हम जिस तरीके से बैंक बना रहे हैं, दुश्मनी अमेरिका वगैरह किससे नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसी एक देश के करेंसी को दुनिया अपनी करेंसी क्यों माने, बड़ा सवाल है। हाँ, मानना है तो भारत के रुपया को मान लो, बिल्कुल। रशिया कहेगा कि हमारा रूबल को मान लो, बिल्कुल। तो यही है कि दुनिया की एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो किसी का नहीं हो, और वो पूरी दुनिया उसमें व्यापार कर सके। ये मेन थिंकिंग ये है। तो मैं कह रहा था, जो शंघाई में ब्रांच खोली गई है, ब्रिक्स देशों ने जो अपना एक बैंक बनाया है जिसका नाम दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये वैसे ही है ठीक। फिलहाल तो जैसे किटी वो होता है, बैंक होता है किटी बैंक, किसी को भी जरूरत पड़ती है 5 देशों में से, लेकिन इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ी तो इन लोगों ने पैसा निवेश कर दिया। तो क्या आने वाले वक्त में ये ब्रिक्स देश मिलकर वैसा कुछ बना सकते हैं जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है? नहीं, ये देखिए धीरे धीरे प्रोसेस होगा। हाँ, धीरे धीरे है कि 4-5 देश राजी हो जाएं कि हम एक कॉमन करेंसी ऐसी करें जिसमें हम आपस में व्यापार करें, उसका वैल्यूएशन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कि मान लिया कि जब भी बैठक होगी तो हम वैल्यूएशन करें कि नहीं भाई इसका इतना होना चाहिए, और उसमें हम सब करें। एक पहला प्रोसेस ये शुरू हो सकता है। फिर प्रोसेस शुरू हो सकता है कि नए देशों को उसके साथ जोड़ते जाना। जैसे शुरुआत 5 देशों के साथ ब्रिक्स में हुई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर धीरे धीरे 25 देश जोड़ते जाए, तो हम धीरे धीरे लोग देशों को ये राजी करते जाएं कि इस करेंसी में आप धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करो। फिर वो देश एडजस्ट हो जाएंगे, जब करने लगेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, अगर फायदा बुझाएगा तो ठीक, नहीं फायदा बुझाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि ज्यादा से ज्यादा देश कॉमन करेंसी में काम करने लगेंगे। आज तो कॉमन करेंसी यूएस डॉलर है, तो एक विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी बातचीत का दौर है, बहुत जल्दी मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहता, लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा जिसमें किसी देश को घाटा ना हो। सब देश का जो पैसे का वैल्यू अलग अलग है ना। अब पता चलेगा कि बांग्लादेश का पैसे का वैल्यू अलग है, नेपाल का अलग है, इंडिया का अलग है, तो हम कॉमनली कैसे एक प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट करके आ सके। वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो तो इसलिए है कि हमारे सदस्य देशों में से किसी को अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी फिलहाल वित्तीय सहायता कर सके, वहां का डेवलपमेंटल वर्क में अपना योगदान कर सके। फिलहाल उसका यहीं तक योगदान, लेकिन कॉमन करेंसी दूसरी चीज है। अच्छा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था कि जो राष्ट्रपति की पद के लिए जो बहस चल रही है उसमें कि अमेरिका डॉलर को ना मानने वाले देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी।
क्या इसकी वजह से भी इसमें तेजी लाई जा रही है ब्रिक्स करेंसी को लेकर? नहीं नहीं, देखिए वो अपने एक घरेलू ऑडियंस को बोलने के लिए आदमी बहुत कुछ बोल देता है। हमारे यहाँ भी नेता बोलता है कि मेरी सरकार बनी तो पाकिस्तान का चीड़ फाड़ कर देंगे। हाँ। तो ऐसा करता नहीं ना है। हाँ। लेकिन वो देखिए, वो एक वोट बटोरने के लिए वो क्या बोलते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने देश में किसी इमिग्रेंट्स को आने ही नहीं देंगे। और ये संभव ही नहीं है कि दुनिया में आप बिल्कुल कटे छटे रहो। तो देखिए, कुछ बातें अपने लोगों को खुश करने के लिए की जाती है। ये जो न्यू वर्ल्ड करेंसी की बात है, बहुत लंबे समय से चल रही है। बहुत सारे लोग गंभीर। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से फिलहाल दुनिया दो तरफ युद्ध लड़ रही है, एक इजराइल हमास लेबनान ईरान के बीच चल रहा है, एक दूसरा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। सारा जो हथियारों का व्यापार है या फिर तेल का जो व्यापार है सब डॉलर में चल रहा है। अगर ये यहां विकल्प होता है, अगर इन देशों के पास विकल्प होता है ब्रिक्स करेंसी के रूप में, तब क्या जो महंगाई बढ़ती है, दाम बढ़ते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी? बिल्कुल। देखिए, अभी तो जैसे कि तेल पे और डॉलर पे अगर जरा भी फर्क आ जाए तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाता है ना? बिल्कुल। और देखिए, जो बड़े दूसरे जो फाइनेंशियल पावर्स हैं अमेरिका के अलावा, वो कहते हैं कि हमें जंग से कमाई नहीं करनी है जी। हमारी कमाई दूसरा चीज से है, हम एनर्जी से कमाई करेंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी होगा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा। दूसरी तरह हम जो कमाई करेंगे टेक्नोलॉजी से कमाई करेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उससे हम कमाई करेंगे। हथियार से और तेल से कैसे कमाई हो रही है और क्या हालत हो रहा है वो देख रहे हैं। नए तरीके इजाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो कि ट्रेड कॉमर्स के नए आयाम खोल रहे हैं। जैसे हाल ही में बात चली थी ना कि भारत से एक रूट जाएगा जो कि समुद्री रास्ते से अरब में सऊदी अरब और वहां से होते हुए यूरोप और यूरोप से अमेरिका करके पूरा व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। चाइना भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है ना सीपीसी के द्वारा। तो हो सकता है उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट हो उससे कमाई हो, एनर्जी से कमाई हो। मानव कल्याण अंत में लक्ष्य है ना कि दुनिया के सारे लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे सुगम हो। लक्ष्य ये है ना। पर वहां तो लक्ष्य दूसरा है कि मेरी सत्ता कैसे कायम रह सके। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि भारत रुपये में तेल खरीदता है रशिया से, अगर यही तेल भारत डॉलर में खरीदता तो शायद तेल के दाम बढ़ जाते। लेकिन दुनिया में अगर तेल के दाम स्थिर हैं तो वो व्यापार भी कर रहा है। अब रशिया भी हमारे से सामान खरीद रहा है। इसे एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। देखिए, ये बहुत देशों के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे देश करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे के करेंसी में व्यापार करेंगे। उससे क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों के करेंसी को फायदा होता है पर्टिकुलर। जैसे मैं अभिषेक आसान शब्दों में समझा दूं आपको जी, तो जितने सारे देश भारत के रुपयों में व्यापार करेंगे भारत को उतना ज्यादा फायदा है। करेंसी, इसके करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। तो इसलिए बहुत सारे देशों ने ये तय किया है, बहुत सारे एक दूसरे से कर रहे हैं, भारत रशिया नहीं, बहुत सारे, कि ठीक है हम आपस में एक दूसरे की करेंसी में ये व्यापार करना शुरू करते हैं। तो डॉलराइजेशन अगर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सबसे पहले दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बाइपोलर वर्ल्ड था। यूएसएसआर था एक तरफ और अमेरिका दूसरे तरफ था। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, अमेरिका ही अमेरिका था। अब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में अलग अलग देशों के गुच्छे होंगे, अलग अलग समूह होंगे। बहुत सारे देश कई गुच्छों में शामिल होंगे, समूहों में, और अपना जो म्यूचुअल स्वार्थ है कहां से क्या सद रहा है इसके अनुसार होगा। और मान लिया कि किसी देशों के एक गुच्छे की जरूरत ये पड़ी कि हम यूएस डॉलर में नहीं करेंगे, आपस में करेंगे, तो वो करेंगे। दूसरे को लगा कि नहीं यहाँ पे यूएस डॉलर जरूरी है, हो सकता है कि भारत दोनों देशों के समूह में शामिल हो तो यहाँ यूएस डॉलर में करेगा इस गुच्छों के साथ। तो मल्टीपोलर यही है कि जहां जिसका जैसे स्वार्थ सध रहा है वो वैसे वैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है। और इसका कोई कारण नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कोई रीजन नहीं होता किसी भी देश के साथ संबंध का। अगर चाइना को यह लगता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में भारत के साथ दोस्ती अच्छी तो करेगा, वो नहीं अच्छी तो नहीं करेगा। क्योंकि चीन का व्यापारी वर्ग भी इस फेवर में नहीं है कि भारत के साथ चीन युद्ध में जाए, भारत के साथ चीन के रिश्ते खराब रहे। चीन का व्यापारी वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है वो बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अगर भविष्य में आने वाले वक्त में ये ब्रिक्स देश जो 5 देश थे और आज 40 देश इसका मेंबर बनने के लिए तैयार है, 30 तो बिल्कुल तैयार हैं, बाकी 40 लोग इसकी लाइन में लगे हुए हैं। अगर
ये 40 लोग मिलते हैं, 40 देश मिलते हैं और ये देश आने वाले वक्त में अपनी एक करेंसी लेकर आते हैं, तो इस करेंसी के दम पर लोग कहने लगे हैं कि अमेरिका के डॉलर का मार मार के भुर्ता भी बनाया जा सकता है। अमेरिका का जो प्रभुत्व है, अमेरिकी डॉलर का जो प्रभुत्व है, अब ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहने वाला। मौजूदा जो घटनाक्रम है वो यही बताता है। बाकी पंकज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।